Good morning, my dear students. Now, I am going to start a third class of right angle triangle. ठीक है, आज मैं ट्रायंगल की थर्ड क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ और उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, इससे पहले वाली क्लासेस में हम ट्रायंगल के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोगों का जो डायरेक्ट फोकस होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा. ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं. हमने क्या क्या पढ़ा ट्रायंगल में? हमने ट्रायंगल में एरिया को पढ़ा, उसके बाद हमने सेंटर्स पढ़े. ठीक है, 4 सेंटर होते हैं ये हम देख चुके हैं. इन सेंटर, दूसरा सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर. ठीक, इस तरह से हमने ये कई सारी चीज़ें इसमें हम लोग देख चुके हैं. अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे. राइट एंगल ट्रायंगल में भी हमें एरिया को देखना है, उसके बाद ये चारों सेंटर कहाँ पर होते हैं ये सारी चीज़ें देखनी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें समझना है. वहाँ पे सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, ये जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे एक एक करके. ठीक है, चलिए तो अब हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में. लास्ट क्लास में मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल कवर कराया था. इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी हमने एरिया निकाला था, हाइट निकाली थी, है ना, और सेंटर्स चेक किए थे कि कौन सा सेंटर कहाँ पर होता है. ये सारी चीज़ें हमने चेक की थी और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने देखी थी. आज हम लोग बात करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है समकोण त्रिभुज. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है समकोण त्रिभुज. समकोण त्रिभुज एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल कितना होगा 90 डिग्री. एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है. राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली जो साइड BC है इसको हम लोग बेस कहते हैं. इसको हम लोग बेस कहते हैं, जिसे हम कहते हैं आधार. और ये वाली जो साइड है जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और हम इसको P से दिखा सकते हैं, और इसको हाइपोटेन्यूस, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ण कहते हैं. ये लंब है, ये आधार है. ठीक है, तो ये 3 साइड्स हैं जिसको हमने अलग अलग नाम से यहाँ पे डिनोट कर दिया है. हाइपोटेन्यूस का मतलब कर्ण, और इसी को बोला जाता है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक, अब जरा इस पे और बाकी प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं और इसमें क्या क्या होता है. आप बताइए कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो सकती है. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे. पाइथागोरस थ्योरम का मीनिंग ये है, अगर ट्रायंगल में मैक्सिमम जो मैक्सिमम लेंथ की जो साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड है और इसी को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, तो इसको हम लोग जो स्टैंडर्ड तरीका है दिखाने का, इसको हम C से दिखाते हैं, इसको B से दिखाते हैं और इसको A से दिखाते हैं. ये इसका स्टैंडर्ड तरीका होता है. अगर यहाँ पे देखें तो C स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू अगर चेक किया जाए, देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कोई अलग से कैटेगरी नहीं है. ये सारी चीज़ें आती कहाँ से, हम जरा उसकी बात कर लेते हैं 2 मिनट.
ये जो रिलेशन आता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक्चुअली में ट्रायंगल की कैटेगरी को डिवाइड करने का एक तरीका है। मतलब कि अगर किसी ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ दी जाए तो हमें ये बताना होता है कि आखिर वो ट्रायंगल जो है वो कौन सा ट्रायंगल है ना, किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल में हमने देखा है कि कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, ट्रायंगल में मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल दो तरह के होते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन साइड्स, है ना, बेस्ड ऑन साइड्स, और दूसरा होता था, क्या हुआ करता था, बेस्ड ऑन एंगल्स। तो बेस्ड ऑन साइड्स जो ट्रायंगल थे अपने पास, इक्विलेटरल, उसके बाद आइसोसेलेस, और दूसरा थर्ड नंबर स्केलन। और बेस्ड ऑन एंगल्स में कौन कौन से थे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा था राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा हुआ करता था ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये तीन ट्रायंगल्स हमने बेस्ड ऑन एंगल्स में देखे थे। अगर ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ अपने को दी गई है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है जिसकी साइड्स की लेंथ अगर मैं कह दूं कि 9, 12 और 15 है। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स अपने को दी गई हैं 9, 12 एंड 15। अब अगर मैं इन तीनों साइड्स को देखकर ये बताऊं, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि आखिर इन तीनों साइड को देख के आप ये कैसे बताएंगे कि इन तीनों में से कौन सा ट्रायंगल इससे बनने वाला है। अच्छा, बेस्ड ऑन साइड्स वाले जो ट्रायंगल्स हैं ये तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, क्योंकि ये तो साइड्स की लेंथ को देखते ही पता चल जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे तीनों साइड डिफरेंट हैं, मतलब इक्विलेटरल तो नहीं होगा। आइसोसेलेस में दो साइड एटलीस्ट इक्वल होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। स्केलन ट्रायंगल हो सकता है, और इसमें हमने कोई ऐसी टेक्निक या मेथड नहीं लगाया जो हमें अलग से समझना है, ये तो डायरेक्ट वैल्यू को देख के पता लग जाएगा। तो हम बात इसकी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात इसकी कर रहे हैं बेस्ड ऑन एंगल्स वाले में। तो अगर बेस्ड ऑन एंगल्स की बात करें और मैं केवल साइड की लेंथ को देख के ये बताऊं कि कौन सा ट्रायंगल बनेगा एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूस में से, तो इसमें तरीका ये होता है, देखिए कि कोई भी ट्रायंगल अगर मैं लेता हूं तो उसकी जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको मैं सी मान के चलूँगा। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का वो यही होता है, ये होगी लॉन्गेस्ट साइड, और ये ए और ये बी, ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी साइड होगी सी स्क्वायर, अगर उसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेस देन है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, इवन राइट एंगल ट्रायंगल ऑल्सो, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में भी यही अप्लाई होता है, मतलब किसी भी तरह का ट्रायंगल हो उसमें आपको ये चेक करना है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो ये सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर ऑब्ट्यूस है तो यही सी स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक, तो आप बताइए मुझे, ये वाली जो सेकंड वाली कंडीशन है इसी को पाइथागोरस नाम दिया गया है। ये एक्चुअली में एक जनरल इक्वेशन ही है, मतलब इक्वेशन नहीं कह सकते हैं, एक जनरल रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर इसको पाइथागोरस थ्योरम नाम दिया गया है। और इसके थ्रू अगर देखा जाए तो ये जो रिलेशन है इससे हम राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे बेसिक एग्जांपल इसका यही है कि अगर b की वैल्यू यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है और a की वैल्यू यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो c कितना होगा, तो c हो जाएगा 5। 5 कैसे आया, इसको हमने सॉल्व किया होगा, तो यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में आ जाएगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 मतलब कि 25, और उसका अंडर रूट लूँगा तो अपने पास आ जाएगा 5। तो यहाँ से अपनी जो वैल्यू आई है हाइपोटेन्यूज की वो आ गई है 5। ये जो नंबर आए हैं 3, 4 एंड 5, ये क्या है हमारा, ये हमारा लेंथ है ना, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड का लेंथ आ गया है। तो अपने पास ये जो लेंथ आई है वो क्या आ गई है 3, 4 एंड 5। अब 3, 4 एंड 5 को मैं कहता हूँ ट्रिपलेट।
इसको बोलते हैं ट्रिपलेट्स, है ना, इसको बोला जाता है ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का मीनिंग यहाँ पर यह है कि ऐसे ऐसे नंबर्स जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड को दिखाएं, या कह सकते हैं ऐसे नंबर जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हों, उसे कहा जाता है ट्रिपलेट्स। और बहुत सारे ट्रिपलेट्स होते हैं यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो हमें बार बार पाइथागोरस थ्योरम न लगानी पड़े और हम डायरेक्ट यहाँ पे इनकी वैल्यू निकाल पाएँ, इसलिए आपको कुछ नंबर्स हैं जो डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है, वो हमारी हेल्प करेंगे क्वेश्चंस में। तो चलिए बात करते हैं उसकी। बेसिक ट्रिपलेट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला वाला तो मैंने देख लिया अभी, 3, 4 एंड 5। सेकंड 5, 12 एंड 13। उसके बाद 7, 24, 25। उसके बाद 8, 15 एंड 17, है ना। उसके बाद 9, 40 एंड 41। इस तरह से अपने पास ट्रिपलेट्स आ जाएंगे। इसमें हमें बस ये समझना है कि तीनों नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो दिखाएगा हाइपोटेन्यूज को, और बाकी की दोनों साइड्स, यहाँ पे जो बाकी की दोनों लेंथ हैं वो बेस और परपेंडिकुलर अल्टरनेटिवली हो जाएंगे, है ना। इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे बेस एंड परपेंडिकुलर, जैसे मान लीजिए ये ABC है, ये राइट एंगल है, तो ये थीटा है, अगर मैं मान लेता हूँ ये अल्फ़ा है। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे थीटा की बात करता हूँ तो थीटा जो होगा उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा अपना ये, और अल्फ़ा के हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। तो हमें बस ये देखना है कि आखिर हम कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, है ना। एंगल डिसाइड करेगा कि विच इज़ द परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ 41 है, 65 एंड 29। जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वही हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। कोई भी दो साइड्स आपको दी जाएंगी, गिवन एट लीस्ट 2 sides, then we can find third side of राइट एंगल ट्रायंगल। ये लिखना इसमें ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का नोटेशन ये है, आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो अगर कोई भी ट्रायंगल की दो साइड दी जाए राइट एंगल ट्रायंगल की, तो हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं, है ना। दो साइड देने के बाद तीसरी साइड निकाली जा सकती है। एक साइड के बाद दो साइड डिसाइड नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। इस तरह से नहीं कर सकते हम कि एक साइड दी गई हो और हम दोनों साइड, अगर 12 दिया गया है तो मैं 5 एंड 13 अपने तरफ से नहीं लिख सकता, है ना, गलत हो जाएगा। तो कोई भी दो साइड दी जाएंगी तो थर्ड आप फाइंड कर सकते हैं। खैर, कुछ ऐसे ट्रिपलेट्स होते हैं जो इंटरचेंज कर दिए जाते हैं आपस में। होता क्या है कि इसको थोड़ा सा अगर मैं
मल्टीप्लाई कर दूं किसी नंबर से, जैसे मान लीजिए कि पहला वाला है, ये वाला ट्रिपलेट है, इसमें अगर मैंने इसको डबल कर दिया तो देखिए सारे नंबर डबल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 10। तो बहुत सारे ऐसे ट्रिपलेट होते हैं जो मॉडिफाइड होते हैं, है ना। मॉडिफाइड का मतलब क्या है कि वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके एक नए नंबर में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं ताकि हमें जो ओरिजिनल वैल्यू है वो दिखाई ना दे और हमें पाइथागोरस थ्योरम फिर हम वहाँ पे लगाने लगते हैं। तो इस तरह से नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि जो भी वैल्यू दी गई हैं उनका जो रूट नंबर है वो क्या है। जैसे मान लीजिए आपको 6 और 8 दिया होता तो मैं ये चेक करता कि 6 और 8 किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो मुझे डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, तो 3 4 5 मुझे पता है, 3 4 5 मुझे पता है। ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 4 और ये 2 इंटू 5। ठीक, तो इस तरह से हम तीनों जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे निकाल सकते हैं, है ना। तीनों साइड्स हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस नंबर को डबल कर दिया, अच्छा मैं इसको 3 टाइम्स भी एक बार कर रहा हूँ, 3 टाइम्स अगर किया जाए तो क्या आएगा, क्या वैल्यूज आएंगी जरा बताइए। अगर मैं 3 टाइम्स कर दूँ तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 12 और ये 15। तो ये भी मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। ये वही नंबर्स मैं ले रहा हूँ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें आगे देखने को क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो अगर 9, 12 एंड 15 आ जाता है तो ये भी एक तरह से ट्रिपलेट्स ही है। ये कैसे आया है, 2 4 5 का 3 टाइम्स करने पर आया है। अच्छा, और ज़रा देखते हैं कि कौन कौन से नंबर हैं अपने पास जो इंपॉर्टेंट हैं अपने लिए। अगर मैं इस दूसरे वाले का डबल करता हूँ मान लीजिए, तो ये रहेगा 10 24 और 25, 10 24 और 25। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, 10 24 एंड 25। ठीक, उसके अलावा और भी नंबर्स हैं जो चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई लिमिट नहीं है नंबर्स की, कोई नंबर्स की लिमिट नहीं है। एक नंबर मैं और बता रहा हूँ, इस नंबर को अगर मैं 5 टाइम्स कर दूँ, ठीक है, इसका यूज़ मैं आगे करूँगा इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ। अगर मैं इसको 5 टाइम्स करता हूँ, 3 4 एंड 5 को 5 टाइम्स कर देता हूँ अगर मैं, तो जो नंबर आएंगे वो आ जाएंगे 15 20 एंड 25। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इसका इस्तेमाल आने वाले क्वेश्चंस में भी होगा। तो इस तरह से ये ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट कुछ भी नहीं है, केवल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को एक तरह से निकालने का फास्ट तरीका है, या कह सकते हैं हम विदाउट पाइथागोरस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिपलेट्स विच मीन्स लेंथ ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे। राइट एंगल ट्रायंगल में एक बात आपको और जाननी है कि देखिए जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है अपनी, वो टोटली डिपेंड करती है राइट एंगल ट्रायंगल में, डिपेंड्स ऑन यह कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में, या ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन अगर देखा जाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम क्या बोलते हैं, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। उसके बाद होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सर्व समीकाएं जिसे हम कहते हैं, सर्व समीकाएं, इसको क्या बोला जाता है, सर्व समीकाएं।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ये हैं क्या? रेशियो मैं बता चुका हूँ। अगर टोटल आपसे पूछा जाए कि रेशियो कितने होते हैं तो जल्दबाजी में लोग बता देते हैं 6 होते हैं। 6 होते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आप देखें ट्रायंगल, अगर इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में हम कह सकते हैं ट्रायंगल होल्ड्स ऑल थिंग्स इन द नंबर ऑफ 3, है ना। ट्रायंगल में जो भी चीज़ें होती हैं वो 3 होती हैं, 3 एंगल्स, 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स, है ना, 3 साइड्स, ऑल आर 3 इन नंबर्स इन ट्रायंगल, एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर साइन कॉस टेन की बात की जाए तो 3 तो ये ओरिजिनल रेशियोज हैं और 3 इसके रेसिप्रोकल्स हैं। तो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉसेक होगा, कॉस का सेक होगा, टेन का कॉट होगा। तो ये अपने पास आ गए हैं 3 रेसिप्रोकल्स। तो टोटल मिला के अपने पास 6 हैं। हम कह सकते हैं 6, बट अपने पास जो ओरिजिनल रेशियोज हैं वो 3 ही हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं जरा साइन कॉस टेन में। अगर ये राइट एंगल है, 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब ये P है, ये B है, और ये यहाँ पे मैं इसको H ले रहा हूँ, H मतलब हाइपोटेन्यूस। तो ये होता है P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस B अपॉन H, और टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 3 इसके रेसिप्रोकल्स हैं, तो आप इसको उल्टा कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉसेक निकालूंगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा H अपॉन P, कॉस का उल्टा सेक थीटा ये होगा H अपॉन B, और टेन का उल्टा कॉट थीटा ये हो जाएगा B अपॉन P, B अपॉन P। ठीक, इस तरह से ये नंबर्स हम ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम ये जो रेशियो है वो लिख सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा, हम लोग यहाँ पे बात ट्रिग्नोमेट्री की नहीं कर रहे हैं, तो हम इस पर कोई आगे बात करने वाले नहीं हैं। हमारा जो टारगेट है वो ट्रायंगल है, ठीक है। तो मैंने आपको केवल ये बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो साइन कॉस टेन से ही कवर होती है, और साइन कॉस टेन का जो ओरिजिन पॉइंट है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। एक बात बस यहाँ पर और समझने वाली है कि जब भी हम लोग एंगल को चेंज करते हैं, अगर मैंने इस एंगल की जगह ये वाला एंगल ले लिया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर मैं साइन लगा दूं यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, तो मैं इसको ऐसे नहीं ले सकता P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने एंगल लिया वो ये वाला लिया, और इसके हिसाब से जो परपेंडिकुलर है ये B है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे B अपॉन बेस अपॉन, मतलब परपेंडिकुलर की तरह काम कर रहा है, बेस अपॉन H हो जाएगा। और आप इतना जानते होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है। अगर हम फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट को जानते हैं, थर्ड एंड फोर्थ, 90 माइनस थीटा का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी वैल्यू है जो 90 से कम है, मतलब 90 से नीचे काम कर रही है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सो वी कैन से sin 90 minus theta will be converted into cos theta, cos theta। और आप बताइए cos theta क्या B by H होता है? cos theta क्या होगा? B by H, है ना। cos theta क्या होता है? B by H। देखिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, cos theta यहाँ पे लिखा हुआ B by H। इसीलिए ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि साइन ऑलवेज कन्वर्ट इनटू cos। अगर हम इसको देखें, ये रूल हम लोग को पता है पहले से ही कि अगर साइन को 90 माइनस थीटा के साथ लिखा जाएगा तो वो कॉस में बदलता है, और उसके पीछे वजह जो है वो ये है कि साइन हमेशा कॉस में क्यों बदलता है, ये मैंने आपको बताया। यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, साइन ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू कॉस, ठीक है। उसके बाद अगर हम आइडेंटिटीज़ की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कितनी होती हैं? ये भी 3 होती हैं। आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक कितनी होती हैं? 3 आइडेंटिटीज होती है। पहली साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं। आइडेंटिटीज़ भी अपने पास ओनली 3 होती हैं। ठीक है, लिखने के लिए इसको करीब हम 100-200 आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर चुके हैं मैथमेटिक्स में। लेकिन अगर आप ओरिजिन की बात करते हैं, टोटल जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, बेसिक सर्वसंख्याएँ हैं, वो अपने पास ओनली 3 होती हैं, और इन्हीं से सारी जितनी भी हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं। अच्छा, ये चीज़ आई कहाँ से, ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। तो आप बताइए, पाइथागोरस थ्योरम अभी हमने देखा था, एच स्क्वायर बराबर था बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर मैं एच स्क्वायर से सभी को डिवाइड कर देता हूँ, हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाई एच स्क्वायर थ्रू आउट, तो ये आएगा h, ये तो 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू बी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस पी बाई एच का होल स्क्वायर। तो b बाई एच कितना होता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस p बाई एच कितना होता है, p बाई एच साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल टू में कितना आ गया 1। तो देखिए ये आ गई हमारी पहली आइडेंटिटी, ये हमने यहाँ से फाइंड कर ली, फर्स्ट आइडेंटिटी हमने फाइंड कर ली। उसी तरह से जैसे मैंने एच स्क्वायर से एक बार डिवाइड किया है, एक बार आप बी स्क्वायर से कर दीजिए। तो अगर आप बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो सेकेंड आइडेंटिटी आ जाएगी, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर में हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइड बाई बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस पी बाई बी का होल स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, एच बाई बी का होल स्क्वायर 1 प्लस पी बाई बी का होल स्क्वायर। तो h बाई बी कितना होता है, h बाई बी होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस पी बाई बी टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये आ गई अपने पास सेकेंड आइडेंटिटी। वैसे ही हम थर्ड निकाल सकते हैं। थर्ड हम कैसे निकालेंगे, एक बार हम डिवाइड कर देंगे सभी में पी स्क्वायर से। जैसे हम पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये तीसरी वाली आइडेंटिटी आ जाएगी अपने आप, ठीक है, वो मैं कर नहीं रहा हूँ, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। यही वाला जो है ये सेट आ जाएगा अपने पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये अपना फाइंड हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ कोर कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में मैं दो टाइप के आपको राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। इसका डिस्कशन मैं एक बार और प्रीवियस क्लासेस में कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ओवरव्यू इसका देता हूँ। एक होता है 30, 60, 90 डिग्री का राइट एंगल, और दूसरा होता है 45, 45 और 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये दोनों अपने आप में एक स्पेसिफिक राइट एंगल ट्रायंगल्स है। स्पेसिफिक इन द सेंस कि यहाँ पर जो साइड्स होती हैं वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं ऐसे एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये हमारा 30 डिग्री हो जाए, ये मान लीजिए 60 डिग्री है, ये 30 है, ये 90 है। और एक और ट्रायंगल लेता हूँ मैं जिसमें देखिए इसको बोला जाता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल बराबर हैं तो दो साइड भी बराबर हो जाएंगी, है ना। और यहाँ पे
अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो दो साइड भी बराबर हो जाएंगी, और दो साइड अगर बराबर है तो मैं कह सकता हूँ कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 45, ये 45 और ये 90 इस तरह से ले सकते हैं। तो थोड़ा सा डिस्कशन हम ये कर रहे हैं कि आखिर हम इनकी साइड्स को कैसे लिखें। यहाँ पर जो एंगल्स हैं 30, 60, 90, इसी के थ्रू हम इसकी साइड्स को लिखेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं tan 60 लेता हूँ यहाँ पे, तो tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है √3/1। तो tan होता है P/B, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, देन हाइपोटेन्यूज विल बी 2। अगर मैं यहाँ पे इसको 1 ले लूँ, इसको 1 ले लूँ, तो ये √2 होगा। तो बस हमें यहाँ पे समझना क्या है? हमें समझना है इनकी साइड्स का रेशियो। साइड का रेशियो कैसे आएगा? देखिए, 30 के सामने 1, 30 के सामने अपने को 1 मिलेगा, 60 के सामने √3 आएगा और 90 के सामने 2 आएगा। बस हमें ये समझना है यहाँ पे कि इसको कैसे लिखा गया। देखिए, 30 के सामने जो भी आ रहा है उसका डबल जा रहा है 90 के सामने, और 30 के सामने जो भी आ रहा है उसका √3 टाइम्स जा रहा है 60 के सामने। इस तरह से आपको इसको रिमाइंड रखना है। 45, 45, 90 के सेट में क्या होगा? यहाँ पे आएगा 1, है ना, 1, 1 एंड √2। तो यहाँ पे बस आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो भी ये दोनों साइड तो इक्वल होंगी, तो जो भी वैल्यू आएगी उसका √2 टाइम्स यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो अगर एक कोई साइड ले ली जाए, डायरेक्ट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ। तो देखिए, अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 5 रहा होगा, और 30 के सामने जो भी आएगा उसका √3 टाइम्स 60 के सामने जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5√3। इस तरह से आप डायरेक्ट साइड को बिना कोई पाइथागोरस थ्योरम के सॉल्व कर सकते हैं। वरना लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। फिर ये अगर आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करना जानते हैं तो इसमें कोई पाइथागोरस की जरूरत नहीं है। आप केवल एंगल का आइडिया अगर रखते हैं, ठीक है, अगर आप इतनी समझ रखते हैं कि एंगल के थ्रू निकाल पा रहे हैं तो वो ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट होता है। वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखें ABC में, अगर मैं इसको ले लेता हूँ 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और ये 10√2 हो जाएगा, ये 10√2 हो जाएगा। ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी और ये इसका √2 टाइम्स होगा, तो ये 10√2 हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको बस यहाँ पे बेसिक समझ ये रखनी है कि अगर कभी भी ऐसे ट्रायंगल्स आते हैं हमारे सामने, राइट एंगल में 30, 60, 90 का पेयर या 45, 45, 90 का पेयर, तो आप यहाँ पे आराम से इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके आगे। Now we are going to discuss about similarity and congruency of right angle triangle, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पहले अभी मैं दो राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए होता है RHS। अगर कभी भी कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई देते हैं ऐसे ABC, और एक और ये ऐसे आ गया,
अगर कभी कॉन्ग्रेंसी में RHS अप्लाई किया जाता है, मान लीजिए, तो RHS का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज और अनदर साइड। अगर मान लीजिए कि ये हाइपोटेन्यूज इक्वल है, अगर ये C है, ये भी C है, राइट यहाँ 90 है, यहाँ पर भी 90 है, और यहाँ पे BC जो है वो EF के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बोथ राइट एंगल ट्रायंगल्स विल बी congruent because a right angle triangle is common in both triangle, hypotenuse also will be equal and base is B in both triangle, in both right angle triangle। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक हाइपोटेन्यूज एक साइड और राइट एंगल यहाँ पे कॉमन है, तो ये जो तीसरी साइड है ये भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी, मतलब कि ए बी इक्वल टू हो जाएगी AE के। और अगर तीनों साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, देन all angles also will be equal। अगर यहाँ पे सभी साइड्स बराबर हो रही हैं तो सभी एंगल्स ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से ये एक तरह से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसका एक एग्जांपल, ये जो कॉन्सेप्ट है या कह सकते हैं पेयर है राइट एंगल ट्रायंगल का, ये आपको दो जगह देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी बात हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये A है, ये A है और ये B है। ठीक है, इसको बोला जाता है अनइक्वल साइड। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया मैंने, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, और दोनों में मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। मुझे पता है कि अगर ये 90 है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो ये 60 डिग्री होगा पूरा, तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये 60 होगा और ये 60 होगा, तो ये ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा। तो 30, 60, 90 का यहाँ पे आप देख सकते हैं पेयर बन रहा है। और उसके अलावा जो हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए, ये साइड कॉमन है, ये इसके बराबर है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड्स इक्वल होंगी, और एक साइड कॉमन है, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एक राइट एंगल है, तो सीधी सी बात है कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये जो ट्रायंगल आ रहे हैं ये कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसकी हाइट, एरिया, ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो हम इसको एक तरह से पूरा पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। इस पे देखें तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, ये वाली जो साइड है ये कॉमन है, तो ये तो दोनों में होगी, कॉमन साइड है, ये A दोनों बराबर हैं, और ये एक 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी एक 90 डिग्री है, तो एक तरह से RHS यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। RHS यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये ED और DF यहाँ पे भी बराबर हो जाएगा, तो ये B/2 हो जाएगा, ये B/2 हो जाएगा, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होंगी। वैसे यहाँ पे भी ये A/2 हो जाएगा और ये A/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो रही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके आगे, सिमिलरिटी की बात करते हैं।
देखिए जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, अगर मैं इसके अंदर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये 90 आएगा, अच्छा ये वाला भी 90 होगा, फिर ये दोनों 90 हो जाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे ट्रायंगल्स की बात की जाए, अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूँ तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा 90 होगा, और ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, और फिर ये 90 है थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ए बी, इसको डी मान लीजिए, ABD, ट्रायंगल BCD और ट्रायंगल ACB, ये तीनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर क्यों होंगे? सिमिलैरिटी कैसे आ रही है इसमें, या देखिए सिमिलैरिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, सिमिलैरिटी का जो सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, AAA। अगर किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल हो जाएं तो वो सिमिलर हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं ABD में क्या हो रहा है, देखिए ABD में एक एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, दूसरा है थीटा, थर्ड एंगल है 90। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने पास कितना आ रहा है, A पर आ रहा है 90 माइनस थीटा, B पर आ रहा है थीटा, और D पर आ रहा है 90 डिग्री। वैसे ही देखिए B पर कितना आ रहा है, यहाँ पे BCD की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए 90 माइनस थीटा, C पर आ रहा है थीटा, और यहाँ पे आ रहा है 90 डिग्री। ACB बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ABC है ना, तो ACB मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 90 माइनस थीटा को पहले लिखना है, फिर थीटा लिखना है, फिर 90 लिखना है। तो देखिए इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, ऐसे रैंडमली आप नहीं ले सकते हैं। अगर AAA की सिमिलरिटी चल रही है तो आपने अगर ABD को सिमिलर दिखाया है BCD से, तो आपको ये ध्यान देना है कि पहले आपको अगर 90 माइनस थीटा लेना है तो यहाँ पर भी आपको पहले 90 माइनस थीटा लेना है, उसके बाद अगर थीटा लेना है तो फिर यहाँ पे भी थीटा लेना होगा, और सबसे लास्ट में 90 है तो यहाँ पे भी 90 है। तो जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट अगर देखा जाए यहाँ पे तो वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज हम यहाँ पे ये डायरेक्ट देख कर नहीं बता सकते हैं कि कौन सा एंगल किसके बराबर होगा। इससे अपने को देखने में आसानी होती है कि कौन सा एंगल कहाँ पे कितना डिग्री का है। ठीक है, चलिए इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं और दोनों ही बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हैं। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे। अगर इसकी वैल्यू को मैं ले लूँ 20, इसको मैं ले लूँ 15 और इसको ले लूँ 25, और मैं कहूँ कि ये BD कितना होगा। अगर मैं BD निकालूँ यहाँ पे, BD इज परपेंडिकुलर ऑन साइड AC, जो BD है वो साइड AC पर परपेंडिकुलर है। तो इसकी वैल्यू देखिए कैसे निकल के आएगी, ये बात कर लेते हैं ज़रा। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए, ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, BD निकालना है। तो इसकी लेंथ कैसे निकाली जाए बताइए, क्या सिमिलैरिटी अप्लाई करके आ सकती है? सिमिलैरिटी में क्या होता है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर कोई भी ट्रायंगल्स सिमिलर है तो उनके जो साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो क्या वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्या? एक बार अगर हम उसको लगाएं तो बताइए क्या ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं BD की वैल्यू? तो जब मैं इसको अप्लाई करूँगा यहाँ पे
तो देखिए कैसे आएगी। देखिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी को ले लूँ और एक बार मैं ले लूँ बी डी सी को, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, है ना। तो मैं एक बार ले रहा हूँ, अगर मैं केवल इसको ले लेता हूँ, इतने से ही अपना काम बन जाएगा। इन दोनों को ले लीजिए आप, बी सी डी में अप्लाई करिए। चलिए पहले आपको ये देखना है बी सी डी में थीटा के सामने कौन है। थीटा के सामने बी डी है, तो आप यहाँ पे बी डी लीजिए अपॉन, ठीक। 90 के सामने कितना है 15, तो नीचे आप रख दीजिए 15, ठीक है। नहीं, यहाँ पे आपने लिया थीटा के सामने, तो आप बड़े वाले ट्रायंगल में भी थीटा के सामने ले, करेस्पॉन्डिंग साइड का लेना है, तो थीटा के सामने आएगा 20। अब छोटे वाले में लेना है 90 के सामने, तो आ रहा है 15, और अब आपको बड़े वाले में भी 90 के सामने लेना है, तो 90 के सामने ये 90 है, इसके सामने आ रहा है 25। और इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये जो वैल्यू आ रही है ये करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, और यहाँ से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डी। एंड व्हाट विल वी गेट, अगर मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल करूँ तो 5 से ये 3 टाइम्स जाएगा, 5 से ये 4 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, 5 से ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 इंटू 3, बी डी इज़ वॉट आई थिंक 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो जो बी डी है वो यहाँ पे आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब ये जो 12 सेंटीमीटर आ गया है बी डी, इसको देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़े और स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ ले जाऊँ, तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता हूँ कि अगर ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर मैंने एक इन सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ऐसे एक मैं इन सर्कल बना दूँ अगर इसके अंदर, है ना, इसके अंदर मैंने एक इन सर्कल बना दिया है, एक इन सर्कल मैंने इसके अंदर बना दिया है। अगर इन दोनों सर्किल की इन रेडियस का रेशियो पूछा जाए, देन कैसे निकालेंगे हम, इसकी बात कर लेते हैं जरा। इसकी रेडियस को अगर मैं r1 मान लेता हूँ, इसको r2 मान लेता हूँ, तो मुझे ये बतानी है कि आखिर r1 और r2 की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये याद आना चाहिए कि r1 की वैल्यू क्या आई थी, पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने बना दिया है, क्वेश्चन को कैसे लिखूँगा, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ in radius of both the circle inscribed in, या कह सकते हैं both the circle inside triangle ABD and triangle BDC, इस तरह से आप लिख सकते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। और यहाँ से अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो डेल्टा अपॉन स्मॉल एस होता है स्मॉल आर, ठीक है। ये वैल्यू हम कई बार देख चुके हैं, ये आपको आनी चाहिए। और यहाँ से अगर निकाला जाए तो सबसे पहले आपको निकालना है R1, तो R1 निकालने के लिए क्या करें हम, इस ट्रायंगल का, जिस ट्रायंगल के ये अंदर है सर्किल, उसका मैं क्या निकालूँ, एरिया, और फिर उससे सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर दूँ। तो आप बताइए अगर फाइंड किया जाए यहाँ पे तो कैसे आएगा। इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी, ट्रायंगल लिया जा रहा है इन ट्रायंगल ABD, और इसमें अगर एरिया निकाला जाए डेल्टा और फिर स्मॉल एस किया जाए, तो डेल्टा इसका क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस इंटू हाइट आराम से हो सकता है। तो आप देखिए बेस कितना है, अगर हम बेस निकालें तो बेस कैसे निकल के आएगा। देखिए पहले आपको यहाँ पर ये आइडिया होना चाहिए कि आखिर अगर हम 20 और 12 ले चुके हैं, तो बताइए ये जो AD है ये कितना आएगा।
तो देखिए अब यहाँ पे अप्लाई होगा ट्रिपलेट, है ना। ट्रिपलेट अगर अप्लाई करें तो आप बताइए मुझे कि यहाँ पे अगर मैंने लिया है 20, तो 20 होता है कितना, 4 इंटू 5 होता है, 4 इंटू 5 होता है। तो ये देखिए लिखा है 4 इंटू 3, तो ये क्या होगा 4 इंटू 4। तो एक तरह से ये जो लेंथ है ये आ गई 16 और पूरी है 25, तो ये जाएगी 9। तो आप बताइए क्या तीनों लेंथ यहाँ से फाइंड हो गई बाई ट्रिपलेट, है ना। ट्रिपलेट का इस्तेमाल किया और ये मैंने आपको वहाँ पे इंडिकेट भी किया था कि आपको ये याद रखना है 20, 25 और 15 वाला जो ट्रिपलेट है वो अलग से मैंने बताया था, आपको बोला गया था कि याद रखिएगा। और यहाँ से आप जो है आप आराम से थर्ड साइड निकाल सकते हैं और यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। तो बेस कितना आ रहा है 12 और हाइट कितनी आ रही है 16। तो जब मैं यहाँ पे निकालूंगा और सेमी पेरीमीटर निकालूंगा तो कितना आएगा 12 + 16 + 20/2, है ना। 12 + 16 + 20/2 इस तरह से ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप काटिए, 2 से 6 टाइम्स जाएगा और ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 6 इंटू 16 अपॉन 12, 12 + 16 + 20। अगर मैं इसको ऐड करूं तो आप बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 मतलब 48। ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 से ये दो बार जाएगा और ये आ जाएगा 4। तो ये अपने पास आ गया R1 कितना 4, ठीक है। इसी तरह से मैं निकाल लूँगा अपना R2, और अगर मैं R2 यहाँ पे फाइंड करूँ तो R2 बताइए कैसे निकालेंगे। R2 को भी वही करूँगा मैं, डेल्टा अपॉन स्मॉल एस, और डेल्टा अपॉन स्मॉल एस मतलब कि ये एक तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं बात कर रहा हूँ BDC की, और ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट 9 इंटू 12, और ये हो जाएगा 15 + 12 + 9/2। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। और आप बताइए ये जब कटेगा 6 तो ये जाएगा 54, या 6 इंटू 9 आप ऐसे लिख दें, इंटू 2 ऊपर जाएगा। जब ये ऐड होगा तो ये हो जाएगा कितना 27 + 9, 27 + 9 का मतलब हुआ कितना 36, और ये 9 से 4 बार, और ये 12/4 मतलब कि 3 आ जाएगा। तो ये अपने पास 3 आ गया है ना। ये मैंने क्या किया यहाँ पे देख लीजिए, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो 6 इंटू 9 इंटू 12 अपॉन 36, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 इंटू 6 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर लिया फिर। तो बताइए 9 से ये 4 बार, और ये 6 इंटू 2 12, 12/4 मतलब कि 3। तो ये अपने पास आ गया R2 3। देन इजली वी कैन फाइंड द रेशियो ऑफ R1 एंड R2। तो अगर मैं यहाँ पे R1 और R2 का रेशियो निकालूं तो आप बताइए, R1 मैंने निकाला था कितना 4 और इसको निकाला मैंने 3, तो हम अपना जो रेशियो आएगा वो 4:3 आ जाएगा। इस तरह से मैं आराम से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ पोजीशन ऑफ सेंटर्स इन राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें सेंटर्स जो इम्पॉर्टेंट है मैं उसकी बात करता हूँ पहले। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये देखना हाइट है, ये भी हाइट है, ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, और जो तीसरी हाइट अभी हमने ड्रॉ की थी वो भी इसी पॉइंट पे आके मिल रही है, तो ये बन जाएगा हमारा ऑर्थो सेंटर,
ये बन जाएगा ऑर्थो सेंटर। और अगर मैं सरकम सेंटर की बात करूं तो सरकम सेंटर क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर होता है ये। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, एक यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया और एक यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया, और ये जो पॉइंट आएगा ये अगर मान लीजिए डी है तो ये हमारा हो जाएगा सरकम सेंटर, ये हो जाएगा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर ऑन द हाइपोटेन्यूज एग्जैक्टली मिडिल ऑन द हाइपोटेन्यूज कह सकते हैं, ये बिल्कुल मिड में होगा, इसके मिड पॉइंट है, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि ये कह सकते हैं हम कि अगर ये लेंथ पूरी 10 दी गई है, मान लीजिए कि ये 10 दी गई है, तो जो इसकी ये वाली लेंथ होगी ये कितनी हो जाएगी 5, और ये वाली लेंथ भी हो जाएगी 5। मतलब कि ये जो 5 है ये एक तरह से सरकम रेडियस है r। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ये सरकम सेंटर है तो यहाँ से सर्किल ड्रॉ हो सकता है जो सरकम सर्किल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ होगा जो कि सरकम सर्किल कहलाएगा, और सरकम सर्किल की जो रेडियस होगी वो यही होगी। तो यहाँ पे ये जो r है, ये r है और ये r है, ये एग्जैक्टली हाफ होगी हाइपोटेन्यूज का। तो यहाँ पे जो r होगी वो हाइपोटेन्यूज का आधा होगा। ठीक है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। उसके बाद एक बात और बताइए कि अगर मैं इसके अंदर अगर एक सर्किल लेता हूँ जो इसका इन सर्किल होगा, तो ये इसकी रेडियस r है, ये इसकी रेडियस r है, ये भी r हो जाएगी, ये भी r हो जाएगी। ये ABC एक ट्रायंगल है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 है, ये भी 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ये यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे पॉइंट D आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये वाली साइड B है तो ये हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक R है तो ये हो जाएगी B माइनस R। अगर ये पूरा A है तो ये R है तो ये A माइनस R। तो ये A माइनस R, तो आप देखिए ये दोनों टेंजेंट्स हैं तो ये भी A माइनस R हो जाएगी, और अगर ये दोनों टेंजेंट्स हैं तो ये भी B माइनस R हो जाएगी, और इसकी लेंथ को तो हम C कहते हैं। तो अगर यहाँ से देखा जाए C इक्वल टू क्या आएगा, C इक्वल टू क्या आ जाएगा, C इक्वल टू आ जाएगा अपने पास A माइनस R प्लस B माइनस R। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो A प्लस B माइनस 2R, और अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो ये 2R इक्वल टू आएगा A प्लस B माइनस C, 2 से डिवाइड करिए 2। तो R का एक ये फॉर्मूला आ गया है अपने पास, A प्लस बी माइनस सी बाई 2, है ना। तो देखिए सरकम रेडियस मतलब कैपिटल R और स्मॉल r के फॉर्मूले हम जानते हैं, ये ABC अपॉन 4 डेल्टा होता है, ये डेल्टा अपॉन स्मॉल s होता है। लेकिन ये फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल्स के लिए होता है, फॉर एनी ट्रायंगल्स। लेकिन स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात करनी है ना, स्पेशली फॉर कैपिटल R विल बी हाइपोटेन्यूज बाई 2। आप हाइपोटेन्यूज का आधा कर दीजिए तो आपको कैपिटल R मिल जाएगा, और स्मॉल r के लिए आप लगा सकते हैं A प्लस बी माइनस सी बाई 2। तो ये आपको मिलेगा स्मॉल r यहाँ से। ये ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। ये बाकी ट्रायंगल्स में अप्लाई नहीं होता है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। क्वेश्चन ये है, अगर मान लीजिए कि कोई एक ट्रायंगल मैंने लिया और ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मैंने एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है।
तो मुझे इसमें क्या बताना है, मुझे इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो बताना है क्या आएगा। तो अगर ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है देन वी कैन टेक 1 1 एंड √2, ये साइड्स का रेशियो होता है। और अगर मैं कैपिटल आर निकालूं तो मैं जानता हूं कि जो कैपिटल आर होता है वो तो हाइपोटेन्यूज का आधा होता है, तो जो कैपिटल आर आएगा वो यहाँ पे √2/2 होगा और कटने के बाद ये आएगा 1/√2, ये तो कैपिटल आर हो गया। और अगर मैं यहाँ पे स्मॉल आर फाइंड करूँ तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर क्या होगा, बाई दिस फॉर्मूला a + b - c/2, देन 1 + 1 1 + 1 -√2/2 ऐसे लगाएंगे इसको। और जब ये सॉल्व होगा तो 2 - √2/2 आएगा। √2 आप कॉमन ले सकते हैं तो अंदर क्या जाएगा, √2 - 1 और डिवाइड बाई 2, √2 से √2 आप कैंसिल कर दीजिए। और आप अगर फाइंड करेंगे इसमें रेशियो तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर जब लिखेंगे तो 1/√2 अपॉन जब लिखेंगे तो √2 - 1/√2, √2 will get cut and we find the ratio of r, capital R and small r is √1/√2 - 1। तो अपना रेशियो क्या आ गया, √2 - 1 and 1 r और कैपिटल R का, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना रेशियो आ गया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली क्लास में और इसके आगे बात करेंगे।